हाय गाइस, मैं अब तक केमिस्ट्री का पार्ट कर रहा था, साइंस का। तो अब मैं फिज़िक्स का पार्ट भी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ताकि आपको सब समझ में आ जाए। देखते हैं आपका आज कौन सा चैप्टर है। तो इस चैप्टर का नाम है फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट। ये आपका चैप्टर 2 है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो मैटर है फिज़िक्स वाला पार्ट का, वो अभी मैं नहीं कर रहा, क्योंकि जो केमिस्ट्री वाला पार्ट है ना, मैं केमिस्ट्री की वीडियो जो बनाई है वो सेम मिलर है बिल्कुल। मतलब थोड़ा बहुत कुछ टॉपिक्स का जैसे फोर्सेस, इन सब में थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस है। मतलब उसमें नहीं है, इसमें है हल्का सा। आप कमेंट करेंगे तो मैं बना दूंगा। आपने लिख दिया कि इस पर बनानी है तो आपकी वीडियो आ जाएगी, ठीक है। शुरू करते हैं। अभी फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, ये वाली इंपॉर्टेंट बात होती है। वो देखते हैं क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी इज़ अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। तो एक क्वांटिटी होती है जो कि मेजर्ड होती है। जैसे कि फिज़िकल क्वांटिटी मतलब फिज़िकली जो मतलब जो भी फिज़िकल चीज़ होती है, एक मतलब क्वांटिटी है सिंपल बात में। तो ये क्वांटिटी है जो कि नाप सकते हो। जैसे कि एग्जांपल हो सकता है एक लेंथ, मास और टेम्परेचर। जैसे कि आप क्या है, लेंथ कैसे, लेंथ आप स्केल से नापते हैं, जैसे मीटर में सेंटीमीटर के स्केल से होते हैं। तो वो एक फिज़िकल क्वांटिटी हो गई जो कि आप नाप सकते हो। और मास आप किलोग्राम में, ग्राम में, ये सब में वेट मशीन से नापते हैं, तो ये एक मास हो जाता है। फिजिकल क्वांटिटी। और टेम्परेचर, टेम्परेचर कैसे, थर्मामीटर से नापते हैं ना, जैसे जो उसमें क्या सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में आता है। एक ये भी फिजिकल क्वांटिटी हो गई। ये सब फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, मास, लेंथ, टेम्परेचर और भी होती हैं। ये सब फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ, मास, टेम्परेचर, ये सब आपकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ भी हो गई। मतलब आप किसी भी चीज़ की बिगनिंग करोगे, कुछ भी चीज़ बनाओगे, तो आप इन सबसे, ये बेसिक्स हैं और इनसे आप और यूनिट भी बना सकते हो। आप फर्दर क्लास में और आपको पता चलेगा। तो उन्हें डेराइव यूनिट करते हैं कि जो बनाई जाती हैं, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। मतलब इससे हर चीज़ शुरुआत होती है ना। जैसे वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम आपको पता ही होगा, जैसे फार्मूला होता है क्यूबर्ड वीवर्ड का, लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट। यहाँ पे लेंथ कैसे आई, तो ये लेंथ आपकी वॉल्यूम की जो यूनिट बनेगी ना, तो वो लेंथ से तो बनी। तो ये अपने वो होगी फंडामेंटल क्वांटिटी। यहाँ पे ऐसे ही वॉल्यूम को बनाया गया। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, विच इज़ डेंसिटी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, डेंसिटी। इसके बारे में सब आपको ये बता दें कि डेंसिटी का फार्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। पर ये आपको कोई नहीं बताता कि ये आता कैसे है, ये शुरुआत कैसे हुई इसकी डेंसिटी की, ये कहाँ से आया डेंसिटी, इसकी ज़रूरत क्या थी। अब देखते हैं डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मतलब क्या से कहाँ से आया है, इसका ओरिजिन क्या है। जैसे कि हमें पता है कि मतलब हर कोई सब्सटेंस होता है। जैसे कि एक सब्सटेंस है, इसमें कुछ मास होएगा, कुछ वज़न होएगा और कुछ वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करता होगा, है ना। ये हर सब्सटेंस ऐसा होता है। हम ऐसे क्यों नहीं देख रहे थे कि इसकी वॉल्यूम कितनी है, या वज़न कितना है इसका, तो उतना ही भारी होगा। मतलब डेंसिटी का मेन मतलब होता है कि भारी कितना है ना। तो आप किसी चीज़, दो चीज़ों को कंपेयर करोगे ना, तो आप हमेशा डेंसिटी का फैक्टर देखते हैं कि ये चीज़ इतनी भारी है, ये डेंस है, ये इतनी कम डेंस है। जब अपनी पॉपुलेशन होती है ना, तो किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन देखते हैं तो वहाँ बोलते हैं कि ये कंट्री काफ़ी डेंस है। या आप कहोगे कोई फॉरेस्ट है तो काफ़ी पेड़ है वहाँ पे, तो उससे कहेंगे डेंसिटी बहुत है इसकी, यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं। ऐसे कोई नहीं कहता कि यहाँ पे ये मतलब इसका मास बहुत है, यहाँ पे वॉल्यूम बहुत, ये मतलब इसकी ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ पे इसकी वॉल्यूम बहुत है। और ऐसे कोई नहीं कहता कि जंगल में मतलब पेड़ बहुत सारे हैं और यहाँ पे मतलब इसकी वॉल्यूम में, बहुत बड़ी वॉल्यूम में फैले हुए हैं। पर ऐसे कोई नहीं कहता। ये बोलेंगे कि डेंस बहुत है, यहाँ पे काफ़ी जंगल हैं, काफ़ी पेड़ है ना। तो आपको डेंसिटी कैसे आई ना। मेरा मतलब अब यही है डेंसिटी के लिए, क्या मतलब इसका मतलब हो गया कि कितना घना है। क्योंकि आप समझ सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा वो मतलब उसमें पॉपुलेटेड होगा, या वो क्राउडेड होगा, मतलब भीड़ भाड़ टाइप का होगा, जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स या उतना ज़्यादा होगा उसमें, तो उतना ज़्यादा वो डेंस होगा, मतलब उतने क्राउडेड होएगा। तो उतना ही ज़्यादा, जितने ज़्यादा वो पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें, वो उतना ही भारी हो जाएगा। आपका मतलब वजन समझ रहे हैं ना, मतलब कि आप इतनी सी वॉल्यूम में, कोई वॉल्यूम हुई जैसे फॉरेस्ट की थी। उसमें अगर और इसमें एक वॉल्यूम है, तो इतना मास होगा उसमें। मतलब आप कंपेयर करोगे तो इतनी सेम वॉल्यूम पर इतना मास होगा। तो आप इसे डेंसिटी से जल्दी देख सकते हैं।
और आप इस एनिमेशन में तो देख ही रहे हैं कि क्या कहते हैं कि इसमें मॉलिक्यूल्स हैं और वो जितने ज़्यादा आप ऐसे इस साइड चल रहे हैं राइट साइड तो उतने ज़्यादा वो डेंस हो रहे हैं और उसका वजन उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आपको पता है सॉलिड का मास सबसे ज़्यादा होता है। वो कैसे हो रहा है, वो आपने ने अब सेम ही वॉल्यूम में कंपेयर करते जा रहे हैं कि इसके इतने से वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स हैं। ठीक है। सो मैं आपको दो केस दिखाऊंगा कि ये आपकी डेंसिटी की रिक्वायरमेंट क्या थी। सो देखते हैं अब एक अपने पास कोई ये अपने वो है बॉक्स टाइप का, इसमें कॉटन रखी है और ये 1 kg है, 1 kg की कॉटन रखी है। एंड दूसरे बॉक्स में ये लेड रखा है विच इज़ 1 kg, दोनों 1 kg लिए हैं। सो पर अब बाद में इसकी अगर वॉल्यूम जब कैलकुलेट करेंगे ना, कि वॉल्यूम तो कैलकुलेट कर सकते हैं अपन, तो जब एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा वॉल्यूम कॉटन देखा जाएगा वॉल्यूम किसकी है, तो वॉल्यूम ऑफ कॉटन ज़्यादा हो जाएगी वॉल्यूम लेड से। सो यहाँ पे इसकी वॉल्यूम ज़्यादा क्यों हुई, मतलब कॉटन हल्का वॉल्यूम इसकी क्यों हुई। सो दिस इज़ बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ द लेड आर क्लोजली पैक वाइल दोज ऑफ कॉटन आर वेरी लूजली पैक। मतलब कि इसमें वो जो कॉटन होते हैं उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो दूर दूर होंगे काफ़ी, पर लेड के काफ़ी पास पास होंगे। आपने देखा होगा कि कॉटन काफ़ी सॉफ्ट टाइप की होती है और उसकी वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम्स की यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के बारे में बात की जाएगी। जितने ज़्यादा उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे उतनी ज़्यादा उसकी वॉल्यूम हो जाएगी, उतना बड़ा वो हो जाएगा खुद, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाएंगे। कॉटन आपको पता ही है, और लेड एक मेटल टाइप हो गया, तो वो काफ़ी इसके मॉलिक्यूल्स सॉलिड होंगे, ऐसे टाइट टाइट होंगे फिक्स फिक्स, इसलिए इसकी वॉल्यूम छोटी रह जाएगी। तो इसकी वॉल्यूम ज़्यादा हो गई कॉटन के और वॉल्यूम ऑफ लेड हो गए कम। सो अब केस 2 देखते हैं। अब मैंने यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ आयरन यहाँ पे सॉरी पहले बता देता हूँ क्या है। एक ये बॉक्स है जिसमें हमने आयरन लिया है और दूसरा एक और बॉक्स है जिसमें वुड लिया है। अब यहाँ पे हम पहले वाले केस में हमने मास लिया था 1 kg, यहाँ पे अब वॉल्यूम ऑफ आयरन और वॉल्यूम ऑफ वुड सेम ले लिया है। आप कुछ भी ले सकते हो, पर जो दोनों के हमने कंपेरिजन के लिए यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ आयरन और वॉल्यूम ऑफ वुड बराबर ले लिए, जैसे उसमें मास बराबर लिया था। सो बट जब जैसे अब यहाँ पे मास का हम कंपैरिजन करेंगे, वॉल्यूम से हम ली तो मास का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो जो एक्सपेरिमेंट से पता चला कि मास ऑफ आयरन है वो ज़्यादा होगा मास ऑफ वुड से। सो अभी एक ऐसा क्यों हुआ, ये मास ऑफ आयरन ज़्यादा क्यों हो गया मास ऑफ वुड से। सो दिस इज़ बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ आयरन आर मोर क्लोजली पैक्ड देन दोज ऑफ वुड। जो पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स होंगे ना आयरन के, वो काफ़ी क्लोजली पैक्ड होंगे, टाइटली पैक्ड होंगे, एक दूसरे में फंसे होंगे। ऐसे जैसे मैंने आपको मेट्रो में काफ़ी दिखाया है कि आपको कैसे कैसे वो मॉलिक्यूल ऐसे जैसे जुड़े रहते हैं, और वुड से ज़्यादा इसमें टाइटली पैक होंगे तो इसका मास ज़्यादा हो गया। सो दस टू एक्सप्लेन दैट इक्वल वॉल्यूम डिफरेंट सब्सटेंस हैव डिफरेंट मासेस, है ना। मतलब कि इक्वल वॉल्यूम में केस 2 हो गया इसमें कि आपकी वॉल्यूम इक्वल थी और अलग अलग सब्सटेंस है पर उनके मासेस अलग हो गए, और इक्वल मासेस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस हैव डिफरेंट वॉल्यूम। मतलब कि जो केस 1 है, ये केस 1 के बारे में बात की गई, ऊपर केस 2 के बारे में बात की गई थी। यहाँ पे केस 1 में बारे में कहा गया कि आपके अगर मास इक्वल हो गए और सब्सटेंस अलग हैं, पर ऐसा भी हो सकता है उनकी वॉल्यूम डिफरेंट हो। सो अब यहाँ पे कंपैरिजन करना मुश्किल हो गया था कि किस चीज़ को भारी कहें, क्योंकि अब अगर वॉल्यूम में क्या हो गए कि वो कितना बड़ा फैला हुआ है, इतनी बड़ा हुआ है, तो ऐसा भी हो रहा था कि मास आप सेम चीज का एक का मास सेम ले लिया, दूसरे का मास सेम ले लिया, पर उसकी एरिया जो मतलब उसका वॉल्यूम आ रहा है ना वो अलग अलग आ रहा है। ऐसा भी हो रहा था कि आपके अगर वॉल्यूम सेम ले लिया, सेम सेम से आपके जंगल ले लिए बड़े बड़े से, पर उनका वजन अगर नापा जाए मतलब या कुछ भी ऐसी चीज़ ले ली आपने, जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिए थे पहले ऊपर। तो अगर वॉल्यूम इक्वल वॉल्यूम हुई पर ऐसा हो रहा था कि मास सबके अलग हो रहे हैं, तो आप इसे कंपेयर नहीं कर पा रहे थे प्रॉपरली। सो इसलिए टर्म आई कॉल्ड डेंसिटी। ठीक है। सो अब डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो अब हम लोगों ने मास के बारे में बात करी, उसके वजन के बारे में और उसकी वॉल्यूम के बारे में बात की गई। सो इन दोनों को डिवाइड करके एक नया टर्म बना दिया गया विच इज नोन एज डेंसिटी, एंड इसका सिंबल इज रो। ये रहा, ये आपका डेंसिटी है और इसका सिंबल है रो। अब इसे इसका डिज़ाइन है इसका रो और इसका नाम है रो। ये आपका वो वाला रोना नहीं है कि आप कोई रो रहा हो उसे रो क्यों, ये इसके सिंबल को ही एक कुछ साइंटिस्ट होंगे उनका नाम पर रो रख दिया है।
अब इसके बारे में पता चल ही गया, अभी डेंसिटी कहाँ से आई। तो अब इसके यूनिट होते हैं, वो सब देख लेते हैं क्या क्या है। अकॉर्डिंग टू एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम क्या होता है, स्टैंडर्ड अपना सिस्टम होता है। उसके अकॉर्डिंग, स्टैंडर्ड सिस्टम के अकॉर्डिंग इसका जो आपको पता ही है यूनिट ऑफ मास होता है वो किलोग्राम में होता है, और जो यूनिट ऑफ वॉल्यूम होता है वो मीटर क्यूब में लेते हैं। एक फिक्स सिस्टम होता है कि अगर आप किलोग्राम में लोगे मास को तो आपको वॉल्यूम मीटर क्यूब में लेनी पड़ेगी। ठीक है, एक आपके ये जो बड़े बड़े सिस्टम्स होते हैं, जो बड़े बड़े मतलब काफ़ी लोग रिसर्च करके वो लोग सेट करते हैं कि इसका किलोग्राम को मुझे मीटर क्यूब लेना पड़ेगा आपको। ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी इज किलोग्राम, क्योंकि यहाँ पे मास लिखा था ऊपर, और यहाँ पे वॉल्यूम लिख दिया विच इज़ मीटर क्यूब। अगर आपको शायद लिखेंगे तो किलोग्राम लिख दिया और मीटर की पावर -3, क्योंकि अभी इस वाली टर्म को ऊपर लेके जाएंगे। किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर इसे कह देंगे। और आपके सीजी सिस्टम होता है ना, मतलब सेंटीग्राम और सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड सिस्टम होता है ना, उसमें आप यूनिट ऑफ मास को ग्राम में लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ग्राम यूज़ कर रहे हैं। यूनिट ऑफ वॉल्यूम को तब सेंटीमीटर क्यूब में लेंगे, क्योंकि अब ना इसमें सेंटीमीटर में ले रहे हैं, क्योंकि इसके आगे सी लगा रहता है ये। सीजीएस यूनिट डेंसिटी क्या होगी, क्योंकि अब ये मास तो अपन ग्राम में ले रहे हैं, वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में ले रहे हैं, तो इसे बेसिक लिख सकते हैं, सेंटीमीटर को ऊपर ले गए मतलब -3 लिख दिया Q3 को। अब इसका नाम होगा ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ग्राम पर यहाँ पे पर क्यूबिक सेंटीमीटर। एक नोट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिलेशन बिटवीन एसआई और सीजीएस यूनिट, मतलब इनमें क्या रिलेशन होता है कि ये दो अलग अलग यूनिट बता दिया, अब इनमें कोई रिलेशन तो होगा, मैं बता देता हूँ उनका क्या रिलेशन होता है। कि 1 किलोग्राम मीटर की -3, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप इसे अगर किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 ग्राम होता है, क्योंकि 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। और 1 मीटर की पावर क्यूब हो जाए, मतलब ये मीटर क्यूब है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो अब 100 सेंटीमीटर लिखेंगे, और यहाँ पे 3 है, मतलब इसकी पावर 3 है। तो आप कन्वर्ट करेंगे सब इसको, बचेगा 1/1000 और ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। अगर ऐसे ऊपर लेके जाएंगे तो इससे सेंटीमीटर की पावर -3 आएगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप एक बार ट्राई करके देखिए, आपको आ जाएगा क्लियरली। 10 अब सिंपल भाषा में लिखेंगे तो क्या लेंगे, 1 किलोग्राम मीटर क्यूब इनवर्स इक्वल्स टू ये, क्योंकि आपने 1000 है, 10 की पावर 3 है, अब इसे ऊपर लेके गए तो 10 की पावर -3 हो जाएगा। ये लिख चुके हैं। और 1 किलोग्राम 1 ग्राम सेंटीमीटर -3 इक्वल्स टू 1000 किलोग्राम मीटर -3। एक सेकंड रुकिए, मैं आपको ऐसा करता हूँ कि बता ही देता हूँ कि कैसे होता है, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। फिर मैं आपको बता चुका था कि 1 किलोग्राम मीटर की पावर 3 मतलब इन्वर्स कहते हैं। यहाँ तक पहुँच चुके थे अपन लोग, 1/1000 ग्राम सेंटीमीटर की पावर -3 तक पहुँच चुके थे। अब इसे कहेंगे, अगर आप इसे क्रिस क्रॉस करेंगे, मतलब कि 1000 को इधर लेके गए तो ये 1000 किलोग्राम मीटर की पावर -3 हो जाएगा, विच इज इक्वल्स लगाएंगे और यहाँ पे लिखते हैं ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इन्वर्स हो जाएगा ना, यहाँ पे ये लिख चुके हैं फिर। और अगर आप इसे ऐसे ही रहने देंगे तो 1 किलोग्राम मीटर क्यूब इन्वर्स हो जाएगा इज इक्वल्स टू, और ये 10 की पावर 3 है, क्योंकि 3 जीरो है तो ऊपर लेके जाएंगे 10 की पावर -3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इन्वर्स हो जाएगा। आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, और अगले वीडियो पे मैं आपको आगे का चैप्टर बताऊंगा। और कोई भी डाउट हो ना तो आप आराम से कमेंट कर दीजिएगा, कोई भी परेशानी है तो आप तुरंत बता दीजिएगा, मैं तुरंत बताऊंगा उसे, जितनी जल्दी रिप्लाई कर सकता हूँ मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूँगा। ठीक है।